हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित सारी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। तो दोस्तों, उसी के क्रम में आज मुख्य सेविका से संबंधित भर्ती जिसका रिजल्ट आ चुका है डीवी के लिए, और बहनें सेलेक्ट भी हो गई हैं डीवी के लिए। कुछ बहुत सारी बहनें बाहर हो गई हैं, हालांकि बाहर होनी थी क्योंकि 45,000 के आसपास बहनों का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें सिर्फ 8,337 छात्राएं सेलेक्ट हुई हैं डीवी के लिए। उसमें से भी 2567 वैकेंसी पर रिजल्ट आना है फाइनल। 126 सीटें बचा ली गई हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्या खेल चल रहा है, तो उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, कैसे फार्मूला यूपी ट्रिपल एस सी यूज करता है, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी कैसे आप लोग भी अपना कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन से नंबर। तो कोड जाने से पहले ज़रूर जान लीजिए, वैसे जानना चाहिए, हम तो ऐसे ही इसको लिखे हैं इस थंबनेल पर, लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए, जनरली सबको जानना चाहिए कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, कैसे नंबर निकलते हैं, कौन सा फार्मूला यूज होता है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। और भ्रष्टाचार का दूसरा रूप कैसे है नॉर्मलाइजेशन, इस बात पर तो ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना ही बनता है। बहुत सारी बहनें परेशान हैं, जो चीज़ें परेशान हैं वह चीज़ें हमारी भी परेशानी है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें गाइड की जाती हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं, वह इसी उम्मीद के साथ बताई जाती हैं कि सभी लोग इसको पसंद करेंगे और इसको फॉलो करेंगे। क्योंकि डीवी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स बताए जा चुके हैं। कट ऑफ के संबंधित आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें गाइड की गई हैं कि आप लोग जब तक डीवी ना हो जाए तब तक कट ऑफ कहीं से पूछिए मत, कहीं से जानिए मत। और एफिडेविट से संबंधित, एनओसी से संबंधित, ईडब्ल्यूएस से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो जो कट ऑफ बताई थी उतनी ही कट ऑफ गई। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं। बात तो बाद में करते हैं, पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और जहां शेयर कर पाइए तो वहां शेयर कर दिया करिए। कहने की बात नहीं, आपका भाई हूं तो शेयर करना तो आप लोगों का फर्ज है। और जो मेरा जो फर्ज है वो हम तो पूरा ही करते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों से बात यह करनी है। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन भ्रष्टाचार का दूसरा रूप कैसे है। तो बहनों, भ्रष्टाचार का दूसरा रूप नॉर्मलाइजेशन कैसे है वह आप लोगों को बताया दे रहे हैं, और कैसे धोखा हुआ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। इन दो बातों पर पहले चर्चा कर लेते हैं थंबनेल पर, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, करके भी दिखाएंगे। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है वो सब चीज़ें दिखाएंगे। पहले तो बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कैसे धोखा हुआ। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने एनटीपीसी महिला आप लोगों ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम देखा होगा, यू यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम देखा होगा, एसएससी का एग्ज़ाम देखा होगा। इन सब में क्या होता है, इन सब में लाखों के 5 लाख 10 लाख, किसी में एनटीपीसी ग्रुप डी में तो सॉरी आरआरबी ग्रुप डी में तो चला जाता है, लगभग करोड़ों में चला जाता है फॉर्म। और एसएससी में भी लाखों में चला जाता है फॉर्म। ठीक है। 25 लाख 50 लाख 30 लाख ऐसे पड़ता है। यूपी जैसे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, डीएसएसबी हो गया। इन सब में क्या होता है, लाखों के फॉर्म आते हैं। तो फिर लाखों के फॉर्म को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिया जाए, छात्राओं का। तो उनको क्या किया गया, ये फार्मूला निकाला गया नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला, कि एक से अधिक शिफ्ट करवा लो, धीरे धीरे करवा लो। और जैसे 1 करोड़ फॉर्म आ गया, आता ही है ग्रुप डी में, तो 1 करोड़ फॉर्म आ ही जाता है। आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में भी करोड़ों के हिसाब से फॉर्म आता है। तो उनके लिए बनाया गया था नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्योंकि उनकी एक से अधिक महीनों एग्जाम चलता है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाए। और उसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मैथ्स पूछी जाती है, ठीक है, रीजनिंग पूछी जाती है। और भी दो चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होती है। यह फार्मूला उसी के लिए ईजाद किया गया था। ठीक है। लेकिन इसको धीरे धीरे भ्रष्टाचार का रूप दे दिया जा रहा है। कैसे दे दिया जा रहा है भ्रष्टाचार का रूप। अब 45,000 मुख्य सेविका वाली बहनें थी, उनका दो शिफ्ट में करवाने, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में करवाने की क्या जरूरत थी। उत्तर प्रदेश मतलब 25 करोड़ के आसपास आबादी है उत्तर प्रदेश की, और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसमें सिर्फ 45,000 लोगों का एग्जाम नहीं हो पा रहा है। एसएससी लगातार लाखों का एग्जाम ले रही है और सिर्फ नहीं हो पा रहा है। और नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। 45,000 छात्राओं का एक साथ एग्ज़ाम करवा लेते तो फार्मूला लगाया ही नहीं जाता, और जो छात्राएं थी समान रूप से एग्ज़ाम हो सकता था और नॉर्मलाइजेशन से बाहर
नहीं होती। बहुत कोई ज़रूरी थोड़ा ही बहन कोई बहन जो जैसे पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कुछ और क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कुछ और क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं बहन इसका एग्ज़ाम इस क्वेश्चन का ही आंसर ना कर पाती और इसका क्वेश्चन यह नहीं आंसर कर पाती। तो दोनों स्थितियों में नुकसान किसका हुआ? बहनों का, छात्राओं का नुकसान हुआ। ठीक है? तो ऐसे खेल गए सब लोग। खेल क्या गए? नॉमिनेशन 45,000 जब वैकेंसी थी, वै 45,000 छात्राओं को बुलाया गया था, तो आप लोगों को एक से अधिक शिफ्ट करनी ही नहीं थी। कैसे कर दिए आप लोग एक से अधिक शिफ्ट? आप लोगों को करनी ही नहीं थी। जो छात्राएँ बाहर हुई हैं, उनको बाहर होना ही नहीं चाहिए था। वो हो सकता है सेकंड शिफ्ट कराते या 2 3 4 5 जैसे शिफ्ट कराते, चाहे जहाँ से आप लोग क्वेश्चन ला के रख देते। हो सकता है वो 65 अटेम्प्ट कर लेती, हो सकता है 70 अटेम्प्ट कर लेती ना, और हो सकता है उनके सही भी हो जाते, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ले आती। तो आप लोग कौन डिसाइड करने वाले तो हैं कि छात्राओं का 45,000 छात्राओं का जो है इतना पढ़ी होंगी, इतना इतना नहीं पढ़ी होंगी, इतना कर सकती, इतना नहीं कर सकती। क्षमता पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले आप लोग होते हैं कौन है नॉमिनेशन के नाम पर? कम से कम 45,000 छात्राओं का तो एग्ज़ाम करवाने की आप लोगों की मादा होगा, आप लोगों की स्ट्रेंथ होगी ही, तब तो आप लोग करवा ही सकते हैं। नहीं करवाए, सीधी-सीधी बात है कि 45,000 छात्रों का नहीं करवाया तो इसमें भ्रष्टाचार संलिप्त है और बहुत तगड़े से भ्रष्टाचार होना है इसमें, ठीक है? 8,337 छात्राओं को बुलाया गया, इसमें 2567 ही छात्राएँ तो स सफल होंगी और 126 जो सीटें बची हैं उसको अलग से बाद में डिसाइड किया जाएगा। यही तो बोले हैं। और 6567 छात्राओं को बुलाया जाएगा, इसका भी पता नहीं कितनी छात्राओं को बुलाया जा सकता है और कितने फाइनल में सिलेक्शन होगा। कोई किसी के और नंबर आरटीआई आई थी दोस्तों, आप बहनों आप लोगों को बताया आरटीआई अभी किसी ने डाली थी, आरटीआई का रिप्लाई आया था कि जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को मार्क्स वगैरह बताए जाएंगे। तो करेंगी क्या मार्क्स वगैरह छात्राएँ जानकर? जब कुछ होना ही नहीं है तो छात्राएँ मार्क्स करेंगी क्या आगे बाद में जाकर? उसका क्या झुनझुना बजाएँगी मार्क्स का? नहीं। अब अभी उनको जो करना है वो करेंगी। तो इसलिए छात्राएँ जो कोर्ट जाना चाहती हैं तो वो कोर्ट जाएँगी और जाना चाहिए। आयोग जाएँ या कोर्ट जाएँ, दोनों जगह मेरा सजेशन पहली वाली वीडियो में था ऐसा कि आप लोग अगर कन्फर्म नहीं है तो आयोग जाके क्लियर कर लीजिए क्या कैसे हुआ है। लेकिन ये मैंने नहीं कहा था 45,000 की भर्ती आई थी, उसमें सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट या जायज़ है करना, ये जायज़ बिल्कुल नहीं था। मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैं थोड़ा इस टाइम पे व्यस्त था इसलिए नहीं बना पाया। तो आप लोगों को कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाइए और बिल्कुल इस भर्ती पर स्टे लगवाना है तो लगवाइए। कारण ये है कोई ज़रूरी नहीं है जो 8,337 छात्राएँ हुई उनका फेयर सिलेक्शन होगा। फेयर सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? कारण ये है कि हो सकता है जिन छात्राओं के 57 थे, 55 थे उनका सिलेक्शन हो गया हो, नॉमिनेशन कम हुआ उनका और उनका सिलेक्शन हो गया हो। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ा है कि उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन तो कतई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिसके उनको चाहेंगे मनचाहे नंबर बढ़ा सकते हैं, मनचाहे नंबर घटा सकते हैं। जिनको उनको चाहिए वो उनको तो नंबर बढ़ेगा ही। जैसे उनका 54 नंबर था तो उनको बढ़ा के 64 नंबर करने में उनको कितनी देर लगेगी? उनको फार्मूला रखना है, अपने हिसाब से निकाल कर दे देना। हो सकता है फार्मूला भी ना रखे उनके अंदर, उनका 64 करके ऐसे ऐसे ही बना दें नॉमिनेशन से संबंधित। नॉमिनेशन करके उनका 64 ऐसे ही बना दें, 65 बना दें, 66 बना दें। उनके ऊपर डिपेंड है कैसे बनाना है उनको, ठीक है? तो उनको क्लियर कट तो जवाब देना ही पड़ेगा कोर्ट में कि कैसे उन्होंने किया है। एक-एक छात्र का नंबर उनको जारी करने पड़ेगा। पहले तो रॉ मार्क्स जारी करें, ठीक है? उसके बाद में नॉमिनेशन मार्क जारी करें। दोनों चीज़ें पहले उनको जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे तो कोई पक्का ही नहीं। 2567 छात्राओं में 2567 छात्राओं का फेयर रिजल्ट आएगा, कोई कन्फर्म नहीं है। कोई कन्फर्म नहीं, क्योंकि 45,000 छात्राओं का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है तो वो कतई होना ही नहीं चाहिए था। उनको एक शिफ्ट में 45,000 छात्राओं का नहीं करवाया जा सकता था, बिल्कुल करवाया जा सकता, 100% करवाया जा सकता था। ये कोई कोचिंग संस्थान को ही दे दीजिए या किसी को भी दे दीजिए। 45,000 यार कितने होते हैं? 45,000 में तुरंत ही एग्ज़ाम हो जाता है। इतना बड़ा आयोग है, इतनी बड़ी संस्था है, उसके बाद में 45,000 पर पहले 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख छात्र-छात्राओं का हो जाता था एग्ज़ाम, एक ही शिफ्ट में। 2016 की भर्ती में जूनियर असिस्टेंट एक शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम, कहीं नॉमिनेशन नहीं लागू हुआ था। उसमें 2 से ढाई लाख छात्राएँ और छात्र शामिल हुए थे। और यही आयोग था, यही संस्था थी, यही उत्तर प्रदेश था, ये कहीं से कुछ बदला नहीं। लेकिन आज यह बदल गया है पूरा, 45,000 छात्राओं का एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है। अब जैसे पेट का एग्ज़ाम होता है तो पेट में आप नॉमिनेशन लगाइए, क्योंकि वो एक से अधिक शिफ्ट होती है, उसमें 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऐसे फॉर्म आते हैं। लेकिन 45,000 पर कौन-सा आप लोगों का तुक बैठता है कि आप लोग इसका करवाइए नॉमिनेशन से संबंधित एग्ज़ाम।
ठीक है? तो यह है। और भ्रष्टाचार का दूसरा रूप नॉर्मलाइज़ेशन है, ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जिस छात्राओं को अंदर करना होगा 52 नंबर है, 50 नंबर है या 45 नंबर है, उसका नॉर्मलाइज़ेशन करके 65-60 कर ही देगा, क्योंकि उसका फाइनल सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। कोई इसका जवाब ही नहीं दे सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब कोई नंबर दिखाए नहीं जा रहे हैं, रॉ मार्क्स दिखाए नहीं जा रहे हैं, नॉर्मलाइज़ेशन मार्क दिखाए नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को कुछ सामने है नहीं, तो क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, अंदर से खेल चल सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है? चाहे हाई कोर्ट भर्ती जाए, हाई कोर्ट जाए, और चाहे यह यूपीडब्ल्यूएससी आयोग में आयोग करेगा क्या जाके? आयोग ही में सब खेल हो रहा है, तो आयोग क्या करेगा? हाई कोर्ट डायरेक्ट छात्राएँ जाएँगी और हाई कोर्ट जाना चाहिए उनको। और अपना अपना पक्ष ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि उनको उनका हक भी है कि उनका बता रही थी छात्राएँ 60 था, उनका नहीं हुआ। कोई बता रही थी 57 था, उनका नहीं हुआ। हालाँकि कुछ छात्राओं का मुझे पता है 54 हुआ है, 55 पर हुआ है, 57 पर भी हुआ है, और कुछ छात्राएँ बता रही थी 53 पर भी हुआ, उन्हें फर्स्ट शिफ्ट को बता रहे हैं। लेकिन कुछ छात्राओं का 60 पर नहीं हुआ, कुछ छात्राओं का 59 पर नहीं हुआ, 57 पॉइंट एक छात्रा बता रही थी, 57.25 या 50 बता रही थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, कितना नंबर घटा दिया गया भाई। फर्स्ट शिफ्ट वाले बिल्कुल ऐसे थे कि उनका नंबर घटा के 10-10 नंबर घटा के उनका खत्म कर दिया गया काम। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नॉमिनेशन की प्रक्रिया एक 45,000 पर नहीं लगती है, ना लगनी चाहिए। 1 लाख पर भी नहीं लगनी चाहिए। अब जैसे वीपीओ का एग्ज़ाम होना है, वीपीओ मेंस का एग्ज़ाम, तो उसमें क्या होगा, 65,000 छात्र आस-पास हैं, 65,000 के आस-पास छात्र सम्मिलित हैं मेंस के लिए। अब उनका बताओ 2 शिफ्ट में करवा देगा, तो बाहर हो जाएँगे बहुत सारे नॉमिनेशन से। अब बीपीओ वालों को सचेत हो जाना चाहिए, अभी से बिल्कुल दौड़ लगानी चाहिए, क्योंकि मुख्य सेविका वाली बहनें झेल चुकी हैं। अब वो हाई कोर्ट जाएँगी तब भी उनका इधर इधर ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, तभी हाई कोर्ट कुछ कर पाएगा। उसके पहले हो सकता है एस्टेट ना लगवा पाए, वकील को दमदार कोई मिल जाए तो अलग बात है। नहीं तो ऐसे ही टाल-मटोल करता रहेगा हाई कोर्ट, डेट पे डेट देता रहता है। बीपीओ वालों को इसमें सचेत हो जाना चाहिए, जूनियर असिस्टेंट वालों को सचेत हो जाना चाहिए, ठीक है? अब इनको क्या करना चाहिए, धरना देना चाहिए, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीपीओ में तो मैथ है ही नहीं, रीज़निंग है ही नहीं, तो बीपीओ मेंस कैसे हो सकता है? बीपीओ मेंस 2 शिफ्टों में कैसे हो सकता है? ये नोटिस निकालें, ये नोटिस निकालें, वैसे ही क्या किया जाए, आंदोलन किया जाए, धरना दिया जाए, तभी हो सकता है, तभी ये वापस लिया जा सकता है कि सेकंड शिफ्ट में भाई 65,000 60,000 40,000 का आप लोग एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं। तो सीधी-सी बात है कि आप बैक डोर से नॉमिनेशन के नाम पर धाँधली करना चाहते हैं। ये सीधी-सी बात है। कोई इसको ठुकरा नहीं सकता। कोई आके मुझसे भी बात कर ले, भाई 65,000 की संस्था, इतनी बड़ी संस्था 65,000 का एग्ज़ाम नहीं ले पा रही। और जैसे आप लोग मान लीजिए 65,000 बीपीओ में है, अभी आप 2 शिफ्ट में कर देगा, ठीक है? जिसके 100 नंबर का पेपर है, जिसके 40 नंबर होंगे उसका 60 कर देगा, और जिसके 70 नंबर होंगे उसके 60 कर 50 कर देगा। तो ये इसके हाथ में हो जाता, तो मैं तो कठपुतली बन गया ना। छात्र क्या होगा, छात्र-छात्राएँ क्या होगी, ये कठपुतली होगा, ये आयोग होगा, खूब नचा रहा है छात्राओं को, कि जिसका मन चाहेगा उसका बढ़ाएँगे, जिसका मन चाहेगा उसका घटाएँगे। यह बिल्कुल कोर्ट में जाने वाली बात है, और यह फैक्ट वाली बात है। इसमें कोई इसको झुठला नहीं सकता। अब कैसे होता है नॉमिनेशन? नॉमिनेशन कैसे होता है? नॉमिनेशन का फ़ॉर्मूला कैसे यूज़ करता है आयोग? और कैसे क्या होता है, आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों के नंबर ही किसी के नंबर उठाते हैं और आप लोगों को नॉमिनेशन करके दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर। नो तो यह फ़ॉर्मूला है सभी छात्र-छात्राओं के लिए, यह फ़ॉर्मूला यूपीट्रिपल ऐसे यही फ़ॉर्मूला सभी इस्तेमाल करते हैं, यही नॉमिनेशन का फ़ॉर्मूला सबके पास में है, कोई नया इजाद नहीं किए हैं। तो यह फ़ॉर्मूला है, यूपीट्रिपल यूज़ करे चाहे जो यूज़ करे। तो यह प्रक्रिया लिखी हुई है कि ऐसे-ऐसे होगा, तो लेकिन इसका हिंदी में हम निकाले हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो यह हमने लिखा हुआ था, हमने ही सॉल्व किया है ये सब। तो थोड़ी मेहनत लगी थी, लेकिन हमने सोचा बना ही दें। ये यूपीट्रिपल नॉमिनेशन की प्रक्रिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब इसलिए लिखा था, हो सकता है आप लोग मेहनत देखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं? मान लीजिए आपके मार्क्स बनने हैं 60 मार्क्स। कितने? आपके मार्क्स 60 मार्क बनने हैं। आप लोग करके आए 60 नंबर आप लोग के कट-पिट के बनने हैं। जैसे आप लोग के 80 करके आए और 20 कट गए, सॉरी, आप लोग 80 कट के करके आए और 20 कट कर गए। आप लोग का 1/4 माइनस मार्किंग था, 5 कट गए, 55 नंबर बचा। वैसे ही आप लोग के 60 नंबर कट-पिट के बने, और 60 नंबर बनने के बाद में आपकी शिफ्ट के औसत मार्क देखे जाएँगे, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं होगा मेरे शिफ्ट के औसत मार्क कितने हैं। यह सब आयोग को पता होगा, आयोग ही सब कुछ करता धरता है। आयोग ही हम लोगों को कठपुतली बना के रखा है। क्यों भाई नॉमिनेशन होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए नॉमिनेशन, जिसमें मैथ, रीजनिंग ना हो और बच्चे 1 लाख से ऊपर ना हो, वह बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए नॉमिनेशन। 55 नंबर जैसे आप लोगों के आपके शिफ्ट के औसत मार्क्स हैं, ठीक नंबर हैं। और आपके शिफ्ट में 0 पॉइंट टॉप के जो 0.1% छात्राएँ हैं, बहनें हैं, उन उन छात्राओं के 64 नंबर हैं, टॉप के 64 नंबर हैं, ठीक है? और उसके बाद में शिफ्ट
सभी शिफ्ट में के मिला लीजिए जितनी शिफ्ट हुई है, जैसे 2 आप लोगों की शिफ्ट हुई थी, दोनों शिफ्टों के औसत नंबर 56 नंबर बन रहे हैं। कितने? 56 नंबर बन रहे हैं। और सभी शिफ्ट के टॉप 0.1% मतलब सभी शिफ्ट के, दोनों शिफ्टों के टॉप 0.1% छात्राओं के, बहनों के नंबर बन रहे हैं 58 नंबर। ठीक है? तो यह कैलकुलेशन हम रखेंगे फार्मूला, फार्मूला वही है लेकिन कैलकुलेशन हम इसमें किए हैं। फार्मूला वही है, सेम फार्मूला वही है और सेम फार्मूले पे रखे हुए हैं। आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देंगे, ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग पूरा एक बार रीचेक कर लेना, उसके बाद में आप लोग अपने नंबर इमेजिन करके औसत निकाल लेना, उसके बाद में रखते रहना। ठीक है? तो टेलीग्राम पर ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, आप लोग जरूर देखना इसको अपने मन से। तो यह फार्मूला में रखे गए नंबर, फार्मूला में नंबर रखे गए, कट पिट के आए आप लोगों के 514/9। तो आप लोगों के बन गए 57.11 नंबर बने। आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन मार्क 57.11 नंबर बने जब आप लोगों के 60 नंबर बन रहे थे। तो आप लोगों के घट गए, घट क्यों गए? क्योंकि इसमें टोटल 0.1% जो सभी शिफ्ट में था 58 नंबर था, 60 से कम था। ठीक है? सभी शिफ्ट का 56 नंबर था, 60 से कम था। ठीक है? आपकी शिफ्ट के औसत मार्क कितने थे? 64 नंबर थे। ठीक है? और आप सॉरी, आपकी शिफ्ट के टॉप 0.1% के 64 थे, आपके शिफ्ट के 55 नंबर, आपके शिफ्ट के टॉप के सॉरी एवरेज नंबर कितने थे? 55 नंबर थे, आपके 60 नंबर थे, इसलिए घट गए। सबके कम नंबर बन रहे थे, सब घट गए नंबर। अगर यहीं पर आगे देखिए, ये देख लीजिए, ये भी बना हुआ है। तो आपके नंबर मान लीजिए 68 नंबर है। ठीक है? आपकी शिफ्ट के नंबर कितने हैं? आपकी शिफ्ट के एवरेज नंबर कितने हैं? जैसे आप लोग की शिफ्ट में 50 छात्र बैठे तो उसका एवरेज कितना है? ठीक है? उसके उन छात्राओं का एवरेज नंबर कितना है? तो 62 नंबर है। आपकी शिफ्ट के टॉप जो 0.1% स्टूडेंट हैं, छात्राएँ बहनें हैं, तो उनका नंबर 72 बनना है। ठीक है? और सभी शिफ्ट के एवरेज नंबर, सभी शिफ्ट मतलब 2 शिफ्ट हुई थी आप लोगों की, दोनों शिफ्टों के एवरेज नंबर कितने बनने हैं? 60 नंबर बनना है। औसत नंबर 70 नंबर है, सॉरी 70 नंबर लिखे हैं, 70 नंबर है। और आप सभी शिफ्ट मतलब दोनों शिफ्टों के टॉप 0.1% छात्राओं और बहनों के नंबर हैं 75 नंबर। तो इन सब चीज़ों को फार्मूला में रखेंगे, फार्मूला ऊपर लिखा है, आप लोग भी निकाल सकते हैं देखकर। और सब चीज़ें वही रखी हैं, नंबर जो जैसे यहाँ पर टॉप 75 नंबर रखे हुए हैं, 70 नंबर रखे हैं, तो आप लोग ऊपर फार्मूला में ऐसे ही देख देख कर रखते रहना। ठीक है? ये इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, फार्मूला में रख दिया, तो बन रहे हैं आप लोगों के 72 नंबर। कितने? 72। आप लोगों के नंबर कितने बन रहे थे? 68। तो आप लोगों को 4 नंबर का फायदा हो गया। कितना? 4 नंबर का फायदा होगा। तो यह डिपेंड करता है कि आपके 0.1% टॉप के 1% छात्र कितने नंबर है, आपकी एवरेज शिफ्ट पर डिपेंड करता है। कितना? आपके शिफ्ट के एवरेज पर डिपेंड करता है। आपके शिफ्ट के पे 0.1% कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कितने नंबर नंबर लाते हैं। सभी शिफ्ट के एवरेज पर डिपेंड करता है और सभी शिफ्ट के टॉप 0.1% पर भी डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन। तो यह नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला था और आप लोगों को रख के भी दिखाया गया कि ऐसे नंबर निकलते हैं, मार्क्स निकलते हैं। तो आप लोग अपना अगर निकालना चाहती हैं, तो आप लोग घर में ही निकाल सकती हैं। वैसे कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें पता ही नहीं होंगी, तो आप लोग निकालेंगे क्या? जैसे आप लोग की शिफ्ट के पूरे शिफ्ट के एवरेज नहीं पता होंगे, 62 नंबर बन रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को शिफ्ट की पूरे शिफ्ट की एवरेज नहीं पता होंगे, आपके शिफ्ट के टॉप 0.1% के नंबर नहीं पता होंगे, आपके सभी शिफ्ट के आप लोग को एवरेज नहीं पता होंगे, सभी शिफ्ट के टॉप 0.1% के एवरेज नहीं पता होंगे। यह सारी चीज़ें आयोग को पता होंगी, सिर्फ आप लोगों को पता होंगी। 68 नंबर आप लोगों के पास में है, बस यही है। तो आप हम लोग क्या हुए आयोग के लिए? कठपुतली हो गए। तो वो जैसे चाहेगा नचाएगा, जिसको जिसको उसको अंदर करना होगा, तो बहनों ये मान लीजिए उसको अंदर ही कर ही देगा। वो चाहे 40 नंबर पे हो, चाहे 45 नंबर पे हो, वो ऐसे ही खेल खेल ही रहा है। आयोग खेल ही खेल रहा है। आयोग खेल ना खेलता तो इतने नंबर पर जो छात्राएं बेचारी बता रही 60 नंबर पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बता रही थी 57.75 नंबर पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। और कुछ छात्राएं जैसे जिनका 40 नंबर भी बन रहा होगा, अगर वो बैक डोर से आएंगी तो क्या मतलब है कि उनका 60 नहीं बना देगा नॉमिनेशन से? तो उसके हाथ में सब चीज़ें हैं। तो यह आयोग, यह भर्ती बिल्कुल हाईकोर्ट ले जाइए, या आप लोग आयोग से क्लेरिफिकेशन लीजिए। वैसे क्लेरिफिकेशन वो देता नहीं, क्योंकि आरटीआई डाली गई थी। क्या डाली गई थी? आरटीआई डाली गई थी। तो आरटीआई में साफ साफ उन्होंने कहा है कि पहले भर्ती पूरी होगी, उसके बाद में आप लोग को मार्क्स वगैरह की जानकारी दी जाएगी। अगर वो आयोग पे डिपेंड है, देना चाहता है तो, नहीं तो नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक वीडियो मैंने बताई थी ओवरलैपिंग के संबंधित। ओवरलैपिंग कैसी होती है यूपी ट्रिपल एससी में, तो वह चीज़ें बताई थी। ओवरलैपिंग का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, बिल्कुल अथाह फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे ओबीसी का छात्र है, ओबीसी का छात्र है, वो ओबीसी का जो टॉप क्लास के पहले तो एक सेकंड,
वैसे आप लोगों को उसमें बता चुके हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, वो जाइए आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें डिटेल्ड ओवरलैपिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, एफिडेविट के बारे में बताया बहनों, आप लोगों को ज़रूर देखना जाके वीडियो। अब यहाँ पर बढ़ा देंगे टाइम तो ज़्यादा कुछ बड़ी हो जाएगी। तो बहनों सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।